चलो तो हम शुरू कर रहे हैं। और उससे पहले हमारी बात हुई थी कि कल मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन तो आपको बता ही दिया था। आज एक बार सिलेबस समझते हैं और फिर आज से हम शुरू करें, है ना। तो देखो, ये सिर्फ मोटा मोटा मेन मेन टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो कि हम बर्न टेक्नोलॉजीज के अंदर करते हैं। तो बर्न का मीनिंग क्या होता है कल हमने बात करी थी, अभी डिटेल में और आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास फुल स्टैक क्लास पूरी होने के बाद। तो हम फुल स्टैक का ही कोर्स कर रहे हैं, या वो बर्न टेक्नोलॉजी से करेंगे या पाइथन से करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वही बात करते हैं। जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे फेजेस होते हैं। वो क्या होते हैं, वो धीरे धीरे क्लियर होते हैं। फुल स्टैक का मतलब होता है कि वो सारे फेजेस का काम है। सिंपल वर्ड्स में हम बात करें तो बैक एंड और फ्रंट एंड, जो पीछे लॉजिक्स होते हैं उसको हम बैक एंड डेवलपर्स बोलते हैं। और जो यूआई बनाते हैं, यूआई मतलब जो यूजर को दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड बोलते हैं। तो या तो आप बैक एंड डेवलपर बनते हो या फ्रंट एंड डेवलपर बनते हो या दोनों करते हो, तो उसको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। तो हम पाइथन विद जेंगो या मर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू जो कोर्स करने वाले हैं वो कौन सा कर रहे हैं, फुल स्टैक, यानी कि बैक एंड प्लस फ्रंट एंड, दोनों की बात कर रहे हैं। अगर जो बैक एंड वाले होते हैं तो सिर्फ नोड, उस तरफ आप देखोगे साइड में नोड लिखा हुआ है, ये या इससे रिलेटेड जो भी चीजें होती है उनका डिस्कशन हो रहा होता है। और अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनते हो तो आप रिएक्ट से रिलेटेड बातें करते हो, समझ में आ गया? तो हमारा जो सिलेबस है वो कैसा है, बैक एंड प्लस फ्रंट एंड, नोड प्लस रिएक्ट का। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट है, यानी कि पूरा फुल स्टैक कोर्स। सेकंड, पाइथन। पाइथन का भी जो कोर्स है हमारा वो भी फुल स्टैक है। अगर इसके अंदर हम बैकएंड अकेला करते हैं तो वो जेंगो के थ्रू होता है, बैकएंड या लॉजिकल डेवलपमेंट। और अगर हम उसका फ्रंट एंड भी डिजाइन करते हैं तो हमें उसके लिए बूटस्ट्रैप या एचटीएमएल सीएसएस की रेडीमेड जो भी स्क्रिप्ट्स होती हैं उनका यूज करना होता है। बात में आ गई कि नहीं? तो इन शॉर्ट क्या है हमारा फुल स्टैक कोर्स है एक। दूसरा, यहाँ पर लगभग लगभग हर लेवल पे एक प्रोजेक्ट डेवलप होता है। धीरे धीरे उसका लेवल एनहांस हो जाएगा। जैसे अगर हम एचटीएमएल की बात करेंगे तो बहुत स्टैटिक दो चार पेज बन जाएंगे जो हम आज से शुरू करेंगे। फिर उसको सुंदर बनाने के लिए हम किसकी बात करेंगे, सीएसएस। फिर उसके अंदर कोई फंक्शनलिटीज देना होगी सर्वर साइड के। अब यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स आपको समझ में भी नहीं आएंगे, धीरे धीरे क्लियर होंगे। सर्वर साइड या क्लाइंट साइड पे तो आपको जावास्क्रिप्ट यूज करनी होगी। अगर उसको और थोड़े एडवांस फीचर्स की जरूरत पड़ेगी तो उसमें हम ES6 की बात करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास जो ऊपर सीएसएस है उसकी रेडीमेड फ्रेमवर्क्स होती हैं, या तो बूटस्ट्रैप या मटेरियल यूआई, या और भी बहुत सारी होती है। हम मन में बूटस्ट्रैप या मटेरियल यूआई में से कोई एक या दोनों करेंगे। और रिएक्ट में हम बूटस्ट्रैप करेंगे। क्यों, उसके बहुत सारे रीजन है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। प्लस ऊप्स कंसेप्ट क्या होते हैं उनकी बात करेंगे। बर्न में ऊप्स कंसेप्ट ज्यादा यूज नहीं होते, बट होते क्या हमें पता होना चाहिए, है ना? फिर डेटाबेस और नो डेटाबेस, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल जैसा एक वर्ड आता है, ठीक है। इसको मैं डेटाबेस, नो डेटाबेस से अच्छा एसक्यूएल और नो एसक्यूएल लिख देता हूँ, वो ज्यादा एसक्यूएल वर्सेस, ठीक है। क्या होता है हम आगे देखेंगे। फिर हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है रिएक्ट। और फिर रिएक्ट के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी सिर्फ मेन मेन टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे हुए। फिर उस तरफ आ जाओ, डेटाबेस क्या होता है क्या नहीं होता, मोंगोडीबी। फिर नोड आता है और फिर एक्सप्रेस आता है, बट क्योंकि ऊपर मन लिखा हुआ है MERN, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से थोड़ा सा आगे पीछे करके, तो इसलिए मैंने ई पहले लिखा हुआ है, ई फॉर एक्सप्रेस। बट एग्जैक्टली हम पहले नोड बेसिक पढ़ेंगे, नोड का एडवांस होता है। और देन उसके बाद में रिएक्ट पढ़ चुके होंगे अगर आप, तो फिर हम रिएक्ट के अंदर इन दोनों का इंट्रोडक्शन देखेंगे। याद रखना, रिडक्स और रिएक्ट नेटिव दोनों ही बहुत एडवांस और अपने आप में कंप्लीट कोर्सेज है। बट होते क्या है वो हम यहाँ जरूर अंडरस्टैंड करेंगे। एक एक वीक कम से कम दोनों की क्लासेस यानी कि 10 से 15 दिन तो हम अलग से देंगे, ठीक है। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट में दो तीन चीजें और ऐड कर देता हूँ। हमारा आपने एक नाम सुना होगा गिट का, गिट का या गिट हब का। ये बहुत बहुत यूजफुल चीज है, इसके बिना रियल टाइम प्रोजेक्ट हम बनाते कुछ भी नहीं। अगर मान लीजिए आपकी टीम में 10 लोग हैं, तो उसने कोई एक काम किया है, आपने एक काम किया, उसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? पहले वो पेन ड्राइव का सिस्टम चलता था या मेल का सिस्टम चलता था, उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। उनको ओवरकम किससे करते हैं, गिट से, ठीक है। फिर हम बात करेंगे डेवऑप्स की। डेवऑप्स भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, उसके इंप्रो।
इतना क्लियर है कि पता तो होना चाहिए क्या है। तो जो वेबसाइट सर्वर पे जाती है वो कैसे जाती है, क्या पाइपलाइन होती है उसकी, वो सब कुछ डेवऑप्स के अंदर मीन्स जो भी हम यहाँ वेबसाइट बनाएंगे इसको सर्वर के ऊपर होस्ट भी करेंगे, यानी कि वेब डेव, वेब होस्टिंग भी बोलते हैं उसको, या वेब डिप्लॉयमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, वेब डेव भी लिख देता हूँ, याद रखना वेब डेवलपमेंट नहीं है, वेब डिप्लॉयमेंट है, या वेब होस्टिंग भी बोलते हैं। तो क्या आप एक डोमेन कैसे परचेज करते हो, facebook.com या आपका mits-gwalior.in और ips.com जो भी उसका डोमेन होगा, तो परचेज कैसे करते हो और हमारी जो वेबसाइट लोकल मशीन पे चल रही है वो सर्वर पे कैसे जाती है, वो सारा का सारा क्लियर है। ये लास्ट के जो 3 टॉपिक्स हैं, ये तीनों टॉपिक्स अगेन देखो ऊपर के 3 या 4 टॉपिक आपको कॉमन दिख रहे होंगे और उसके बाद सारे टॉपिक लगभग लगभग बदल जाएंगे। अब फिर हमारे ये 3 टॉपिक फिर से कॉमन आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी वेबसाइट बनाओ, किसी भी टेक्नोलॉजी में बनाओ, अपलोड करने का प्रोसेस सेम रहेगा, डोमेन परचेस करने का तो सेम रहेगा, अगर आपको डेटा यहाँ से वहां करना है तो उसका प्रोसेस सेम रहेगा। तो ऊपर के 3-4 बेसिक टॉपिक्स और लास्ट के 3 टॉपिक्स ये आपके कॉमन रहने वाले। ठीक है, तो अभी हम कुछ दिनों तक कॉमन बैच चलाएंगे, उसके बाद बैच स्प्लिट हो जाएगा, लास्ट के फिर 10-5 दिन की क्लासेस कॉमन हो जाएंगी। ये हमारा पूरा फ्लो रहेगा। क्लियर। अब हर एक टॉपिक के अंदर बहुत बड़ा सिलेबस है, हमने सिर्फ मेन हेडिंग से ये कहें कि चैप्टर्स के नाम सिंपल वर्ड्स में बताएं। अब पहले चैप्टर यानी कि पहले टॉपिक क्या है वो यहाँ पर है। अभी सिर्फ एचटीएमएल के टॉपिक्स का ओवरव्यू है, ये रहे एचटीएमएल के टॉपिक। अभी इसमें मैं आपको सारे टॉपिक दिखा भी दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, इसलिए हमने मेंशन ही नहीं करे। इवन इसके बारे में भी मैं बात नहीं कर रहे, जब पढ़ेंगे देन एक एक करके सारे टॉपिक हमें समझ में आना चाहिए। बट ओवरऑल सिलेबस क्या होना चाहिए वो आपके सामने ये है। अगर आप चाहो ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आप लोगों ने फोटो लेना तो ले लो। प्लस जब आपका ये रेगुलर बैच जो है एक ग्रुप बन जाएगा सेपरेट, अभी तो जिसको ज्वाइन करना है वो करना है, फीस जमा होने के बाद जब ग्रुप बन जाएगा एक सेपरेट, तो ये सारा सिलेबस और जितने भी रिकॉर्डिंग्स हमारी चल रही है वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स ग्रुप के ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। प्लस मैंने आपको कल वेबसाइट दिखाई थी अपनी, उनके ऊपर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वहां से आपको पूरा स्टडी मटेरियल हर टॉपिक के ऊपर पीपीटी नोट्स सारी चीजें अवेलेबल। पढ़ना आपका काम है, मटेरियल प्रोवाइड कराना और कैसे क्या करना है वो सारा काम करवाना हमारा। ठीक है, तो ये करेंगे कहाँ पर, ये तो सिलेबस हो गया। जो भी कुछ है शुरू कैसे करें और कहाँ से करें, तो हमारे पास बहुत सारे आईडीज होते हैं। आईडी पाइथन वाला भी, इसका भी ले लो। अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, आप कॉमन है पढ़ो, और जब बैच स्प्लिट होगा तो 5-5 7-7 दिन दोनों बैच में पढ़ना, फिर डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब ये करें कहाँ पर, जो मेन मुद्दे की बात है, जो भी हमें काम करना है वो करना कहाँ है, तो उसके आईडीई या आईडीएल बोला जाता है। किसी को फुल फॉर्म पता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, मतलब एक ऐसा स्क्रिप्ट जहां पर हम टाइप करेंगे, जहां पर हम प्रोग्राम को लिखेंगे, वो सबको हम क्या बोलते हैं, आईडीई या आईडीएल। ठीक है, मार्केट के अंदर ढेरों आईडीज है, आपने कईयों के नाम सुने होंगे, उनमें से जो सबसे मेन है आज के डेट में चलता है वो चलता है हमारा वीएस कोड। ठीक है, मेन है, लगभग सबने नाम सुना होगा, और आगे की बात करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, नोट पैड, वर्ड पैड, इक्लिप्स, टेक्स्ट पैड, सबलाइन, नोट पैड प्लस प्लस। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, ये वो है जो कि हम नॉर्मली यूज करते थे पहले, बट अब धीरे धीरे सबको रिप्लेस कर दिया किसने, पाइथन के लिए, जेंगो के लिए एनाकोंडा पांडास वगैरह आते थे, वो सब बंद हो गए, या ये कहें कि बहुत कम यूज हो रहा है। जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो ये हो रहा है एजुकेशन में, मार्केट में भी, और रियल टाइम सिनेरियो में। क्यों, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स तो आपको धीरे धीरे समझ आएंगे, बट अभी है क्या, तो ये अल्टीमेटली एक सॉफ्टवेयर है। कल एक बात की थी हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, क्या अंतर होता है इन दोनों में। जो फेसबुक है वो आप अपनी मशीन में इंस्टॉल नहीं करते हो, ब्राउजर खोलते हो और उसको एक्सेस करते हो। एमएस वर्ड आप पहले अपनी मशीन में इंस्टॉल करते हो देन यूज करते हो, ये दोनों में डिफरेंस।
जो वेबसाइट्स होती है वो विदाउट इंटरनेट आप एक्सेस नहीं कर सकते, और उसको एक्सेस करने के लिए कोई ब्राउजर चाहिए होता है, क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स और भी बहुत सारे अलग अलग ब्राउजर है। आप उनकी हेल्प से किसी भी प्रकार की वेबसाइट को एक्सेस करते हो विद द हेल्प ऑफ डोमेन। इतना क्लियर है ना? अब वो जो डोमेन है वो किसी ने वेबसाइट बनाई होगी और एक सर्वर के ऊपर, सर्वर क्या है, ये सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी, उसके ऊपर उस वेबसाइट को चढ़ाकर रख दिया होगा और हम वहां से उसको एक्सेस करते हैं। तो जब आप ऐसा कोई काम करते हो एक्सेस करने का या बनाने का, तो वेब डेवलपमेंट कहलाएगा अगर बनाएंगे। और अगर उसको एक्सेस कर रहे हैं तो किसी और ने बनाया है वेब डेवलपमेंट के थ्रू, उसको क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के थ्रू जो बनाया है वो उसको बोलेंगे सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोई भी गेम आप अगर डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज करते हो, वो सब क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर। सबके अलग अलग यूज होते हैं, सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं। वही चीज अगर मोबाइल पर चले जाते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन से मोबाइल डेवलपमेंट उसकी फील्ड होती है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? ये कहें कि वीएस कोड का एक सॉफ्टवेयर है। इन शॉर्ट आपको एक बात समझ में आ गई कि इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा है? तो इंस्टॉल करने के लिए आपके हो तो सही, तो आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर नेट से डाउनलोड करे होंगे। उसी तरीके से इसके लिए भी डाउनलोड करने के लिए एक वेबसाइट है हमारे पास, सिंपल visualstudio.com, यानी कि ये माइक्रोसॉफ्ट का याद है। इसको एमएस वीएस कोड भी बोलते हैं, वीएस कोड, वीएस स्टैंड्स फॉर विजुअल स्टूडियो और कोड। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया था फॉर एडिटिंग, मतलब कोई भी डेवलपर है, कोई प्रोग्रामर है, तो उसको टाइप करने के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देता है। इसके अलावा भी पीछे मैंने नाम बताया बहुत सारे थे, बट वीएस कोड। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से इसको सिंपली डाउनलोड करना है। मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। क्लिक किया, डाउनलोड हो जाएगा, और क्लिक क्लिक करके आपको इंस्टॉल कर लेना। ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट के अंदर सेटअप हो जाएगा, और डिपेंड करेगा कि आपकी मशीन कैसी, कितनी फास्ट है। कोई भी सॉफ्टवेयर डिपेंड, या वेबसाइट डिपेंड करेगी कि आपका हार्डवेयर कैसा है। i3 आपने नाम सुने होंगे, i5, i7, पहले ड्यूल कोर कोटो ड्यूल चला करते थे। तो जितनी अच्छी मशीन होगी, जितनी हैवी कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, कॉन्फ़िगरेशन में 3 चीजें मेन होती है, बस 2 चीजें मेन होती है। एक प्रोसेसर कौन सा है, नाम सुने होंगे, बहुत नॉर्मल वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, और एक रैम, और तीसरा आता है हार्ड डिस्क। अगर एसएसडी है तो एक अलग सिनेरियो है, और अगर नॉर्मल हार्ड डिस्क है तो एक अलग। तो मैं उसमें नहीं पूछना, मुद्दे की बात ये कि हमारे पास एक मिनिमम i3 या उससे ऊपर का कोई भी लैपटॉप है, सब पे काम करेगा। उसके नीचे पे भी करेगा, लेकिन वो थोड़ा सा परेशान करेगा स्लो पे। नाउ क्लिक करके डाउनलोड करने के बाद आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। सिंपल सॉफ्टवेयर, ऐसा तो कोई नहीं कंप्यूटर ही चलाना नहीं आता हो, बेसिक चीज तो पता है ना। तो ये हमारी एक स्क्रीन आ गई। इस स्क्रीन पर मुझे काम करना है, क्या करना है? एचटीएमएल सीखना शुरू करनी है, एचटीएमएल के प्रोग्राम बनाने हैं। तो बनाएंगे कहाँ पर? तो यहाँ पर एक फाइल का ऑप्शन है, एक सेपरेट मैं फोल्डर बना लेता हूँ, और उसके अंदर जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे सबके प्रोग्राम रखेंगे, जो आपके के साथ हम शेयर भी करते हैं। एक तो रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी, अगर कोई टॉपिक भूलते हो, रिवाइज करना है, तो वो आपका हो जाएगा। प्लस ये कोड जो भी हमारे पास है वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अगर कहीं कोई एरर आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप आराम से टैली करते हैं। और अगर फिर भी इशू आता है तो हम उससे क्लास के बाद या पहले पूछ सकते हो कि सर ये कोड लिखा था, इसमें ये एरर आ रही है ना? तो मैं डी ड्राइव में एक फोल्डर बना लेता हूँ सेपरेट। ट्रेनिंग, ठीक है। और यहाँ पर मैंने उसको, इसके अंदर भी एक और फोल्डर बना लेता हूँ। अभी हम एचटीएमएल कोड लिख रहे हैं ना, तो हमारा पूरा मटेरियल यहाँ रहेगा, और हर टॉपिक के प्रोग्राम्स को हम यहाँ सेव करते जाएंगे। क्या बना दिया मैंने? एचटीएमएल नाम का अनदर फोल्डर क्रिएट कर दिया, और यहाँ कर दिया ओपन। ये देखो साइड में, ये हमारा एक्सप्लोरर है, और इसके अंदर हमने जो फोल्डर ओपन किया है, एचटीएमएल किया है ना, तो ये एक एचटीएमएल नाम का ब्लैंक फोल्डर है। जितनी भी फाइल्स बनेंगी, जितने भी सब फोल्डर्स बनेंगे, क्योंकि अभी मैंने एचटीएमएल फोल्डर ओपन किया हुआ है, इसके अंदर बनेंगे। और फिर हमें उसके अंदर कोड लिख लिख कर उसको रन करना, कैसे करेंगे समझते हैं। तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन है, इसके अंदर सब फोल्डर बनाने के लिए ये वाला है, और ये वाला है इसके लिए फाइल बनाने। क्लिक किया, भाई फॉन्ट वगैरह सब बढ़ा दूंगा उसका। एक पहला एग्जांपल है EXP1, ठीक है, और डॉट HTML, कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। और ये एंड,
ये मेरी स्क्रीन आ गई, यहाँ पर मुझे मेरा जो भी कोड है हम टाइप करें। अब फॉन्ट बहुत छोटा है, अभी बहुत सारे लोगों को दिख नहीं रहा होगा, स्पेशली ऑफलाइन वालों। तो कुछ नहीं करना, सेटिंग्स पे जाओ और यहाँ पर ये आइकन बना हुआ है सेटिंग, और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है हमारा शॉर्टकट के वो भी बताऊंगा, बट अभी इसका साइज 20 है, मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल 40 कर दिया, बड़ा हो गया। आपको और बड़ा करना है या छोटा करना है वो आप अपने हिसाब से देख लेना, कि यहाँ स्क्रीन को आप लोग भी देख रहे हो, इसलिए मैं इसका साइज थोड़ा सा और इनहेंस करके 50 तक कर, इतना ठीक है। अब तो पढ़ने में आ रहा है ना पीछे। तो हमें यहाँ पर करना है, जो भी करना है, क्या करना है, HTML जैसा कुछ करना है। तो बेसिकली पहले HTML है क्या, बेसिक्स को समझ लें, देन हम आगे की बात करेंगे। तो HTML एक प्रोग्रामिंग या ये कहें कि स्क्रिप्टिव लैंग्वेज, बात करेंगे अंतर क्या हो। हमारे टाइप पास में बहुत सारे टाइप्स की लैंग्वेज होती है, हिंदी देखिए, नहीं हिंदी क्या है लैंग्वेज, तो इंग्लिश, उर्दू, फारसी, तमिल, तेलुगु जो भी है, उसी टाइप से कंप्यूटर के अंदर भी ढेरों लैंग्वेज, और हर लैंग्वेज का कोई ना कोई यूज है। तो अगर हम इन लैंग्वेजेस को डिवाइड करें तो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और एक होती है हमारी स्क्रिप्टिव लैंग्वेज। हेलो ऋतिक, माइक बंद कर दो अपना। हेलो ऋतिक, हेलो। ठीक। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और स्क्रिप्टिव लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है, आपने नाम सुने होंगे, सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, ठीक है, और ढेरों लैंग्वेजेस। ये सब क्या है, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और एक होती है स्क्रिप्टिव लैंग्वेजेस, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब क्या है, अंतर क्या है। जब हम कोई वेबसाइट से रिलेटेड चीजों पे काम कर रहे होंगे, तो हम, अभी मैंने बताया वेबसाइट सॉफ्टवेयर में, तो हम किसका यूज करेंगे, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे, ठीक है। अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, याद रखना हमारी मशीन का जो विंडोज है सबसे मेन सॉफ्टवेयर जिससे हम काम करते हैं वो पूरा भी बना हुआ है। आप जो एंड्रॉइड फोन यूज करते हो उसके पीछे भी जो कर्नल मतलब हार्डवेयर लेवल की जो डिजाइनिंग्स है वो भी C++। जितने भी मशीन लेवल, इसके अंदर दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हाई लेवल सॉफ्टवेयर, एक होता है लो लेवल। जो हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, अगर मैंने यहाँ पेन ड्राइव लगाई तो पेन ड्राइव डिटेक्ट कैसे हो गई, चार्जिंग लगाया तो चार्जिंग होने लगी और यहाँ पर एक आइकन है वहां दिखने लगा। ये सब हार्डवेयर रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। और हार्डवेयर वाली जितनी प्रोग्रामिंग होती है वो सारी लो लेवल लैंग्वेजेस को होती है, सी और C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, या ये कहीं कि होती थी, अब थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है। और जितने भी एप्लीकेशन रिलेटेड होते हैं, एप्लीकेशन मतलब MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब के लिए हमारे पास अलग अलग सॉफ्टवेयर, जावा, डॉट नेट, PHP, इन सब के यूज है। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर और वेबसाइट दोनों की प्रोग्रामिंग करते हैं। डॉट नॉट के ऊपर भी हम दोनों टाइप के काम कर सकते हैं, PHP के ऊपर से वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये दोनों के दोनों लैंग्वेजेस कैसी है, दोनों काम करेंगे। लेकिन अगर मुझे इससे जावा से और डॉट नेट से भी वेबसाइट बनवानी है तो अभी मुझे HTML से जावास्क्रिप्ट तो इंक्लूड करनी ही पड़ेगी, बिना इसके तो हो ही नहीं सकता। क्या मतलब वो इस बात का, अब देखो दो चीजों, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट और एक होती है डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब वेबसाइट तो सॉफ्टवेयर वेबसाइट में अंतर समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लेवल पे हम बात कर रहे हैं कि स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट में क्या है। अगर मैंने एक पेज खोला जिसको आपको भी वही पेज दिख रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने खोला विकिपीडिया, व्हाट इज जावा,
तो मुझे जो पेज दिखेगा वही आपको दिखेगा, वही सबको दिखेगा। तो वो वाला जो पेज है वो कैसा पेज है, याद रखना वेबसाइट कैसी है बात की बात है, बट वो पेज कैसा है, स्टैटिक है, क्योंकि वो सबको सेम इन्फॉर्मेशन दे रहा है। डायनेमिक वेबसाइट, अगर मैंने फेसबुक पे लॉगिन किया तो पहले तो आईडी पासवर्ड सबके अलग अलग थे, जैसे ही मैंने क्लिक किया अंदर गए होम पेज पे, तो मेरे पास डेटा अलग आ रहा है, जो भी आपके टाइमलाइन बोलते हो, न्यूज बोलते हो, पुराने मैसेजेस बोलते हो, वो सब अलग आ रहे होंगे, आपके अलग आ रहे होंगे। तो वो क्या है, डायनेमिक। तो अगर मुझे स्टैटिक, अब थोड़ा काम की बात, जो मुझे स्टैटिक वेबसाइट डिजाइन करनी है वो कैसे डिजाइन होगी, इनके थ्रू। और यदि मुझे कोई डायनेमिक वेबसाइट डिजाइन करनी है तो भी इनके थ्रू तो होगी होगी, क्योंकि स्ट्रक्चर तो यही बनेगा, इन्हीं टेक्निक, इन तीनों चीजों से ही बनेगा। बट उसके अंदर हम जावा डॉट नेट या एडवांस टेक्नोलॉजी की जो बात करने वाले हैं हम आगे, उनको इंक्लूड करेंगे, तब जाके वो कैसे बनेगी, डायनेमिक। तो स्टैटिक वेबसाइट कैसे बनती है, सिंपल एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट से हमारा काम हो जाएगा। और डायनेमिक करेंगे तो पहले हम जावा डॉट नेट का यूज करते थे। मैं, अब आप लोग कह रहे हो सर पर हम यहाँ पे मर्न टेक्नोलॉजी से जेंगो की बात रहे हैं और आप लोग वो कहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखा था, उसका रीजन पहले हमें दो लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती थी, या तो हम जावा सीखेंगे और जावा के संग में जावा स्क्रिप्ट भी सीखेंगे, या हम डॉट नेट सीखेंगे और डॉट नेट के संग में जावा स्क्रिप्ट भी सीखेंगे। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए ही जावा स्क्रिप्ट के ढेरों फ्रेमवर्क्स आई हैं, और उन्हीं फ्रेमवर्क्स को क्या बोलते हैं, मर्न, या और भी बहुत सारे हैं, अभी हम मर्न की बात कर रहे हैं तो मानिए मोंगोडीबी जेएस, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, तो सबके बेस में क्या है, जावा। ठीक है, तो जो ये पुरानी लैंग्वेजेस हैं, ये इनका मार्केट डाउन ही क्यों हुआ है, इसलिए हुआ है कि हमें एचटीएमएल से जावा तो सीखनी पड़ेगी, संग में एक अदर लैंग्वेज और सीखो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और भी बहुत सारे इशू थे, एक सिंपल पार्ट ऑफ इशू का, उन सब प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए ही जावा स्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स बनाए, सीएसएस के फ्रेमवर्क बनाए, और उन्हीं फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज के थ्रू हम दोनों काम कर पा रहे हैं। मन के थ्रू क्या बेनिफिट हो गया, आप स्टैटिक वेबसाइट भी डिजाइन कर पा रहे हो, वो तो पहले भी कर पा रहे थे, और उसी जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हम डायनेमिक वेबसाइट भी डिजाइन कर, ये बेनिफिट हुआ। अब आता है मोंगोडीबी। मोंगोडीबी का जो पहले हम डेटाबेस यूज करते थे माइस्क्यूएल वगैरह, उसके अंदर एक अलग सिनेरियो, पूरा अलग तरीके से सीखना पड़ता है। लेकिन यदि आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो मोंगोडीबी के लिए आपको अलग से एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। मोंगोडीबी पूरी तरह से जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड है। अब जावास्क्रिप्ट का बेनिफिट समझ में आया, यही समझ में आया कि मार्केट में यही सब कुछ क्यों चल रहा है, क्योंकि सारा काम सिर्फ किससे कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट। तो अगर किसी को जावास्क्रिप्ट आ गई तो वो कोई भी टेक्नोलॉजी सीख सकता है, क्लियर है। तो लेकिन जावास्क्रिप्ट तक पहुंचने के लिए आपको ये तो करना ही पड़ेगा। अभी तो सिर्फ एक आउटलाइन मैंने दिमाग में सेट करी है कि हाँ क्या सिनेरियो हमारे हैं। तो बाकी जो ऊपर की टेक्नोलॉजीज या लैंग्वेजेस हैं, बहुत सी से याद रखना, एवरग्रीन लैंग्वेज है, लेकिन वो आपके और हमारे लिए नहीं, क्योंकि इंडिया के अंदर जो भी काम होता है या आपको जो जॉब्स लगेंगी, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि सी या सी प्लस प्लस आज की डेट में बेकार लैंग्वेज, बट हमारे काम की नहीं। हमारे काम की क्या, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, क्योंकि इंडिया में ना तो कोई हार्डवेयर लेवल की प्रोग्रामिंग होती है, ना ही, अच्छा आप मुझे बताओ, इंडिया के अंदर कोई भी कंपाइलर जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट से कम से कम वो तो बता ही सकते, इंडिया में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई, कोई कंपाइलर बने, कोई खुद के डेटाबेस बने, कोई भी हार्डवेयर स्ट्रक्चर तैयार हुआ, बनाया किसी और ने, यहाँ उसको लेकर असेंबल करते रहे, यानी कि तो जब ये इन चीजों को कोई काम ही नहीं होता इंडिया में, तो फिर इनको हम सीख के भी क्या करेंगे। अमेरिका में चले जाओ, सी का बहुत यूज होता है, आप जापान में चले जाओ, बहुत यूज होता है, क्योंकि वहाँ हार्डवेयर सबसे ज्यादा वही काम करता है, तो हार्डवेयर लेवल की प्रोग्रामिंग तो इन्हीं पे हो रही है ना आज भी। हमारे पास इंडिया में क्या होता है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एसेंचर, कॉग्निजेंट, जो भी आपकी एल&टी, माइंडट्री, जो भी लैंग्वेज कंपनीज के आपने नाम सुने, वो सारे क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस प्रोवाइड मतलब वेबसाइट्स डेवलप करके दे देंगे आपको, आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे देंगे, एप्स डेवलप करके दे देंगे। लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरीके के कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं बनाए। इंडिया में कभी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूजर सबसे ज्यादा इंडिया में मिलेंगे, लेकिन कभी इंप्लीमेंट हुआ, कोई सर्च इंजन ही बना लिया अपना, जैसे चाइना ने बनाया। व्हाट्सएप की जगह चाइना में चलता है, कौन सा चलता है, वो चलता है अपना खुद का। तो इन शॉर्ट वो साथ, हाँ जी क्या बोल रहे हो, अलग अलग चलते हैं वहां पे जो भी है। तो हम लोगों ने क्या कर रखा हुआ है उसको,
हार्ड मतलब लो लेवल प्रोग्रामिंग पे काम नहीं करते, इसलिए यहाँ उस तरीके की जॉब नहीं। इसलिए सी और सी प्लस प्लस सीखने के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो ठीक है, जॉब के हिसाब से अगर आप जाओगे तो सी सी प्लस के बेसिस पे कहीं जॉब नहीं मिलेगी इंडिया में, या जॉब मिलती तो है लेकिन वो फिर आईआईटी क्योंकि लिमिटेड जॉब्स है और हाई लेवल की प्रोग्रामिंग है, हाई लेवल इन द सेंस बहुत हार्ड प्रोग्रामिंग होती है, तो वहाँ आईआईटीएंस लेवल के और एनआईटी लेवल के बच्चों को सी सी प्लस की जॉब मिलती है। और जो नॉर्मल कॉलेजेस है उनको वेब डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, नेटवर्किंग, डेवऑप्स, इन सबसे रिलेटेड सीएस सीखते हो और इन सबसे रिलेटेड जॉब। ठीक है, तो हाँ बोलो। ओके। तो ये पॉइंट क्लियर होगा ना सारे के सारे। अब अभी हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारा डोमेन है दोनों दोनों से ही हम वेब एप्लीकेशन को डेवलप करना सीखें। तो अभी डिमांड किसकी है, मैंने आपको सिनेरियोज बता दिए, किस बस की यहाँ डिमांड नहीं है, सॉफ्टवेयर की डिमांड है लेकिन कम है। सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है, वेब डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन, उसके अंदर भी सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी कौन सी, जावास्क्रिप्ट, क्यों वो भी क्लियर हो। तो हम इसलिए इस सारे के सारे कोर्सेज को करते हैं। अब आते हैं एचटीएमएल को। तो हमें यहाँ पर एचटीएमएल के अंदर प्रोग्रामिंग करनी है। ऊपर प्रोग्राम का नाम देखो, मैंने इसका जो सरनेम रखा है वो क्या रखा हुआ है, डॉट एचटीएमएल, है ना। अगर आपने सी में प्रोग्रामिंग करी होगी तो उसका सरनेम क्या रखा था आपने, सी, सी प्लस प्लस में डॉट सीपीपी, जावा में डॉट जावा एंड ऑल। उसी तरीके से जब हम एचटीएमएल पे काम करेंगे तो उसका जो सरनेम है वो क्या रखा जाएगा, डॉट रखा हुआ है। अब इसके प्रोग्राम्स हमारे रन कैसे होंगे, तो ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है इसके अंदर ये साइड में बहुत सारे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, हम एक एक करके सारे ऑप्शंस की बात करेंगे। अभी ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है स्क्वायर टाइप के चार छोटे छोटे डब्बे से दिख रहे होंगे, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड कराना। आप कार लैपटॉप मोबाइल लेकर आते हो कि नहीं, उसको कुछ एक्स्ट्रा फीचर देते हैं ना, एसेसरीज जिसको हम नॉर्मल वर्ड्स में बोलते हैं, तो वही यहाँ पर एक्सटेंशन है। यहाँ पर मेरे पास तो बहुत सारे एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड हैं, बट आपके पास ये ब्लैंक होगा पूरा। ऊपर एक सर्च बॉक्स आ रहा है, यहाँ पर आप डालना लाइव सर्वर, लाइव सर्वर, LIV लाइव सर्वर। ये देखो क्या है, अभी समझ में आ जाएगा। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, बट आपके पास यहाँ पर इंस्टॉल करके लिखकर आएगा, उस पर क्लिक करना और वो एक्सटेंशन VS कोड में आ जाएगी, यानी कि इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा पावर। क्या पावर है वो भी हम देखते हैं। इस एक्सटेंशन के बेनिफिट्स क्या है, जो हम HTML का कोड यहाँ लिखने वाले हैं वो यहीं से सीधे सीधे मेरा कोड रन हो जाएगा, प्लस जो भी मैं यहाँ चेंजेस करूंगा कोड में वो तुरंत मुझे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक, तो ये हमने एक्सटेंशन रख लिया। अब प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, HTML का फुल फॉर्म लिख लो चाहो तो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें जो भी कुछ होता है टैग्स होते हैं, इसमें जो भी हम कुछ लिखेंगे वो इन टैग्स के बीच में लिखेंगे। हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, तो HTML टैग्स बोलेंगे, इसमें जो भी कुछ होगा वो टैग है, और टैग इसमें लिखे जाते हैं ऐसे एंगल ब्रैकेट। ये मेरा ओपन टैग है और ये मेरा क्लोजिंग टैग है। ठीक है, जो भी लिखा जाएगा इसमें लिखा जाएगा। तो हमें जब HTML का पेज बनाना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे टैग यूज करने हैं, और जो भी हम यहाँ रन करेंगे या जो भी हम बनाएंगे उसको रन कैसे करना है वो मेन है। एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है, राइट क्लिक करो और यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ओपन विद लाइव सर्वर, ओपन विद लाइव सर्वर। हाँ, ओपन विद मतलब आपका जो कोड है उसको लाइव सर्वर के थ्रू रन करो। अब रन कहाँ होगा, अभी हमने बात करी HTML कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मतलब सर्वर साइड है, यानी कि उसके थ्रू वेबसाइट बनती है, अभी हम पीछे से समझ के आए। और वेबसाइट रन कहाँ होती है, ब्राउजर पे। तो जब मैंने ओपन विद लाइव सर्वर किया
तो मेरा जो भी इसमें डिफॉल्ट ब्राउजर होगा, जो भी मैंने सेट किया होगा, उस ब्राउजर के ऊपर मेरा कोड आकर रन हो जाएगा। करते हैं, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, अभी ब्लैंक है, कुछ दिखेगा नहीं, तो जो आउटपुट है वो भी मेरा ब्लैंक ही आएगा। क्या चालू हो गया, बट इसमें भी कुछ भी नहीं है। मुद्दे की बात क्या है, यहाँ पर अगर आप कुछ पढ़ पा रहे हो, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। मेरे प्रोग्राम का नाम दिख रहा है उसमें, जो भी मैंने बनाया था, और उसके आगे कुछ लिखा हुआ है, वो क्या लिखा है वो हमें समझना पड़ेगा। ये देखो, मैंने जूम करके, दिख रहा है कुछ 127.0। हमने बात करी थी वेबसाइट। जब आप वेबसाइट को ओपन करते हो तो वहां कुछ तो लिखते हो ना, लेकिन अभी हमारे पास तो कोई डोमेन ही नहीं, एकदम सीख है। तो हर मशीन, हर विंडोज के अंदर एक डिफॉल्ट डोमेन आता है, या डिफॉल्ट पोर्ट आता है, जिसका नंबर होता है 127.0.0.1। ये क्या हो गया, हमारा एक डिफॉल्ट यूआरएल हो गया। या तो आप ये लिखते हो या लोकल होस्ट भी लिखते हो, बात करेंगे अभी। उसके बाद मतलब मशीन पे एक्सेस हो गया। फिर ढेरों टाइप के पोर्ट नंबर होते हैं। तो लाइव सर्वर का जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है वो 5500 है। ठीक है, ये भी धीरे धीरे चीजें क्लियर होगी। और फिर हमारा प्रोग्राम का नाम, क्योंकि ब्राउजर पे कोई भी चीज कैसे रन होती है, यूआरएल के। यूआरएल मतलब जहां आप टाइप करते हो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फेसबुक तो कहीं रजिस्टर्ड है, आपने नेट से कनेक्ट किया, वहां लिखा कनेक्ट हो गया, लेकिन आपका कोड तो कहीं सर्वर पर डाला ही नहीं है, तो रन कैसे करोगे। इसके लिए विंडोज ने आपको एक फिक्स डोमेन दिया हुआ है 127.0.0. या लोकल कोलन। हर एक मतलब उस कोड पे आपको कौन मतलब उस यूआरएल पे बहुत सारी चीजें खोल सकते हो ना। कौन सी चीज खोलना चाहते हो, लाइव सर्वर या लाइव सर्वर के थ्रू। तो लाइव सर्वर का एक्सेस क्या है, 5500 लिखने का एक फिक्स तरीका है, स्लैश प्रोग्राम पर। इसके आगे एक चीज और लिखी हुई है, वो मैं भी समझा, वो आपको यहाँ नहीं दिखेगी। कंट्रोल वो हिडन होती है, दिखती नहीं है। अब इसके आगे एक वर्ड लिखा हुआ है एचटीटीपी, और एचटीटीपी एस कई जगह लिखा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एचटीटीपी एस का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, बट क्योंकि लोकल मशीन पर है तो बाय डिफॉल्ट एचटीटीपी से रहेगा। जब सर्वर पे लेके जाते हैं तो हमें एस फॉर सिक्योरिटी के लिए कुछ करना होता है, एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह होता है, वो लगा। अभी वो हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न ये है। तो देखो, आपने एक वेबसाइट बनाई है अभी, बस फर्क इतना है कि वो वेबसाइट में कुछ भी नहीं है, और लोकल मशीन पर है। तो इसके अंदर में भरना शुरू करना है धीरे धीरे मटेरियल। और वो कैसे भरेंगे, एचटीएमएल से भरेंगे। एचटीएमएल क्या होता है, बैकबोन होती है किसी भी वेबसाइट, किसी भी वेब फॉर्म की। एक बेसिक स्ट्रक्चर आप बनाओगे विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल। और वो सुंदर किससे होगा, सीएसएस से। और उसमें फंक्शनैलिटीज कैसे आएंगी, जावास्क्रिप्ट। अभी इन तीनों पे फोकस करेंगे, और उसमें भी एचटीएमएल पे धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। तो हमने क्या करना है, एक वेबसाइट डिजाइन करनी है, तो वेबसाइट का मतलब स्ट्रक्चर सिंपल समझने के लिए इस वेबसाइट को मैं एक मकान से कंपेयर करूंगा हमेशा, एक बिल्डिंग से। तो आप जब बिल्डिंग बनाते हो, स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो ना, तो जिससे भी तैयार होता है वहां पर कंक्रीट, लोहा, सीमेंट, बजरी, जिससे भी होता है उससे आपका क्या होगा, स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पर एचटीएमएल टैग्स के थ्रू स्ट्रक्चर बन जाएगा, सुंदर नहीं होगा। ईंट बजरी का मकान सुंदर होता है क्या, नहीं। फिर उसके बाद हम उसको सुंदर करते हैं, पुट्टी करेंगे, सीलिंग लगाएंगे, पेंट करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। तो इसमें वो सारी चीजें किसके थ्रू होंगी, कास्केड स्टाइल। फिर उसके अंदर कुछ फंक्शनलिटीज भी होती है, क्या भाई फंक्शनल करोगे ना उसको, किसका जब कोई रहने लगेगा उसमें तो फंक्शनल होगा। फंक्शनल मतलब किसी प्रकार की फंक्शनलिटी, गेट फंक्शनल होंगे, विंडोज, लाइट्स, ये सारी फंक्शनल होगी। फंक्शनलिटीज यहाँ किससे आती है, ज्यादा। तो पहले भैया स्ट्रक्चर तो बना ले, तब उसको सुंदर करेंगे, तब उसमें फंक्शनलिटी डालेंगे। तो वो स्ट्रक्चर हम किससे डिजाइन करेंगे, और वो दिखेगा कहाँ पर, ब्राउजर में। दिखेगा किसके थ्रू, लाइव सर्वर के। बाकी और भी ऑप्शन है, मैंने लाइव सर्वर सेट करवाया। और यूआरएल पे क्या डाला होगा, ये पॉइंट है, और लास्ट आपका एंड पॉइंट बोलते हैं इसको, और लास्ट में आपका जो भी प्रोग्राम रहेगा वो चलेगा। इतना क्लियर है ऑनलाइन। अगर यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर हम आगे की बात करें। हेलो।
हेलो, ठीक। चलो, नेक्स्ट हमें क्या करना है, HTML के थ्रू पेज बनाना है। तो अभी हमने बात करी टैग्स होते हैं, तो HTML का भी एक स्ट्रक्चर होता है, मेन टैग, ओपन क्लोज, इनके अंदर की चीजें क्या है वो हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे। फिर इसमें हमने लगाया बॉडी, ठीक है, और इसमें मैंने लिखा अभी हेड या हेलो, हेलो HTML, कोई दिक्कत? मैंने सेव किया, जैसे मैंने कंट्रोल एस किया, लाइव सर्वर का बेनिफिट अपने आप वो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। क्या? अभी ऊपर ये मेरा यूआरएल है और ये मेरा टाइटल कहलाता है, क्योंकि अभी मैंने कोड में कोई टाइटल नहीं दिया है, तो जो मेरा यूआरएल है वही मेरा क्या बन जाएगा, टाइटल। अब मुझे टाइटल देना है, तो दे देते हैं। टाइटल किसमें दिया जाएगा, हेड। ये सब मैं आपको धीरे धीरे क्लियर करता जाऊँ। आप, मैंने जानबूझ के एक छोटा ही बड़ा लिखा है, HTML में आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती, केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज होती है। HTML कैसी है, केस इनसेंसिटिव, छोटा बड़ा कैसा भी इसको काम करेगा। लेकिन और आगे की जो लैंग्वेजेस हैं वो सारी केस सेंसिटिव होती है, उसमें जहां कैपिटल बोला जाए वहां कैपिटल ही लिखना है, जहां स्मॉल बोला जाए वहां स्मॉल ही लिखना है, ठीक है। हेड के अंदर मुझे टाइटल देना है, टाइटल, और टाइटल में मैंने दे दिया HTML PR। तो देखो ऊपर चेंज हो गया। मतलब आप वेबसाइट बना रहे हो, वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब फॉर्म। अगर हम फेसबुक की बात करें तो एक वेबसाइट है, उसमें भी तो अलग अलग पेजेस हैं, लॉगिन पेज अलग है, होम पेज अलग है, यूज फीड का अलग है, बहुत सारे अलग अलग पेजेस। तो हम भी तो कोई पेज बना रहे हैं, एक पेज बनाएंगे फिर दूसरा बनाएंगे, फिर उन पेजेस को आपस में इंटीग्रेट करेंगे और वो क्या बन जाएगी, हमारी वेबसाइट बन जाएगी। तो जो हमने बोला मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, तो हम स्टैटिक प्रोजेक्ट्स अलग बनाएंगे, फिर धीरे धीरे उनको डायनेमिक करेंगे, फिर वो डायनेमिक बनेंगे विद हेल्प ऑफ रिएक्ट, फिर उसके अंदर बैकएंड वाला काम करेंगे विद हेल्प ऑफ नोड। जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे वो धीरे धीरे इनहेंस होते जाएंगे। तो आपको यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया HTML के प्रोग्राम, बाकी भी हम लिखेंगे सब। हाँ बोलिए पुष्पेंद्र। ये क्वेश्चन तो जैसे अभी टाइटल ले लिया था इसके लिए, हम्म तो जब अपन इस टाइम अपने सेव करो लाइव सर्वर ने कर दिया, हम्म। तो जब अपन इंस्टॉल करके देखेंगे तो मतलब टाइटल डिफॉल्ट डाला होगा या फिर नहीं डाला होगा? नहीं, अगर हम टाइटल नहीं देते हैं तो जो यूआरएल होता है वो डिफॉल्ट टाइटल माना जाता नहीं सर, ये मुझे इंस्पेक्ट करेंगे नहीं उसको, तो उसमें टाइटल हो कि नहीं होगा, टाइटल वाला सेक्शन ओपन नहीं होगा? है। आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि टाइटल वहां शो हो रहा है ना, उसकी वैल्यू डिफॉल्ट सेट हो गई है। कौन सी क्या वैल्यू डिफॉल्ट सेट हुई है, जो आपका यूआरएल। तो अगर वहां शो हो रहा है तो कहीं ना कहीं इंस्पेक्ट में हो गई। इंस्पेक्ट क्या वर्ड है, अभी हम आगे बात करेंगे, इनका क्वेश्चन तो अलग से देते हैं। इंस्पेक्ट बहुत काम की चीज है, उससे ही पूरा काम होगा इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाकर, ठीक है। तो ये मेरे एक बेस स्ट्रक्चर बन गया। क्या कहता है, हाँ अभी आपको ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है वो आपको टेक्स्ट के थ्रू बताना पड़ेगा। तो अगर मुझे बॉडी लिखूंगा, बॉडी क्या इंडिकेट कर रहा होगा, ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। देखो, ये जो व्हाइट कलर की स्क्रीन दिख रही है इसको हम बॉडी बोलते हैं। और हेड का मतलब जो टाइटल सेट करना है, या बने हुए प्रोग्राम को जब हम हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे, बने हुए प्रोग्राम को जब हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, हेड। उसके अंदर हेड में बहुत सारी चीजें आती है। जब हम एसईओ करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए, तो हम हेड का यूज करते हैं। जब हमने कोई बना हुआ रेडीमेड प्रोग्राम है HTML का, उसको मेरे प्रोग्राम में इंक्लूड करना है, जब बना हुआ कोई CSS का प्रोग्राम है उसको मेरे प्रोग्राम में इंक्लूड करना है, तो वो हम कहाँ कर देते हैं, हेड में, ठीक है। तो इन शॉर्ट हेड क्या है, या हेड का यूज कब कब करते हैं, या क्या यूज होता है उसका, जब हमें कोई बना हुआ प्रोग्राम यूज करना हो, जब हमें एसईओ करना हो, या जब हमें कोई हमारे वेब पेज पर टाइटल सेट करना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, हेड का। तो बहुत सारे यूज होते हैं हेड के, जिनमें से अभी सिर्फ हमने एक यूज किया, टाइटल। टाइटल को हमने कहाँ सेट किया हुआ है, हेड के, हेड के। और हेड में सेट करने के बाद वहां डिस्प्ले हो रहा है हेड, ठीक है? अब आते हैं बॉडी के। तो जो बॉडी का मतलब
जो आपके वेब फॉर्म है, जो वेब पेज है, उस पूरी स्टूडेंट को हम क्या बोलते हैं, बॉडी। उसमें जो भी आप लिखोगे वो सब कहाँ दिखाई देगा, बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट। अभी ये नॉर्मल दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि कुछ स्टाइलिश हो जाए, तो हर चीज के लिए हमारे पास टैग है। देखो अभी आपने 3 या 4 टैग पढ़े, HTML बेस टैग, जिसके अंदर दोनों टैग आते हैं, हेड और बॉडी। हेड क्या करता है, कोई रेडीमेड प्रोग्राम्स एसईओ या टाइटल को सेट करने का काम करता है। वो भी किससे होगा, वो भी सब टैग्स के थ्रू होगा, जिनमें से एक काम अभी हमने किया है, दैट इज टाइटल। बॉडी का मतलब जो पेज आपको दिख रहा है, स्क्रीन जो दिख रही है, उस स्क्रीन पे जो भी काम करना है वो किसके थ्रू करते हैं, बॉडी के थ्रू। तो उसके अंदर अगर मुझे कोई नॉर्मल टेक्स्ट लिखना था, मैंने सीधे लिख दिया। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो टेक्स्ट है वो कलर होकर आए, मैं चाहता हूँ कि फॉन्ट बड़ा होकर आए, तो उसके लिए बहुत सारे टैग्स हैं। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बी, बी फॉर बोल्ड। क्या मतलब हुआ, अभी क्योंकि मैंने लाइन चेंज नहीं करी है, यहाँ पर लाइन चेंज करने से मतलब नहीं है। देखो यहाँ पर अगर मैं एंटर कर भी देता हूँ तो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको सेम लाइन में भी लिखूँ या नीचे भी लिखूँ, 2 3 4 लाइन कितना भी गैप दे दूँ, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो रिजल्ट है वो एक ही लाइन में आएगा। क्यों, क्योंकि लाइन चेंज करने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या करें, तो लाइन चेंज करने के लिए भी मेरे पास एक टैग होता है, एंटर मार के कुछ नहीं होगा। अब क्या करो, गुड, भी याद लगा दो। चलो अभी हटा देता हूँ इस स्लैश का। देखो कई जगहों पर स्लैश आप आगे देख रहे हो, यहाँ मैंने पीछे लगाया, तो अभी हटा देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो जिसके लिए। क्या मतलब होता है, बात करेंगे। ठीक, और यहाँ पर भी मैंने क्या लगा दिया, कंट्रोल एस, और रन करते हैं। देखो दोनों में अंतर दिख रहा है, अंतर दिखा। फॉन्ट साइज तो सेम ही है, बट वो बोल्ड हो गया। बोल्ड का मतलब क्या होता है, हल्का सा मोटा सा थिकनेस बढ़ जाता है। तो ये कैसे हुआ, अगेन टैग से हुआ कि नहीं। तो हमारे पास और भी टैग्स है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से टैग अपने आप याद होते हैं, वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। बोल्ड, बोल्ड के बाद मैं चाहता हूँ इटैलिक क्या होता है, अभी हम देखेंगे। कैपिटल स्मॉल कैसा भी लिखो, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू। चलो देखो मेरे पास कुछ एक्सटेंशन है, इसके लिए वो अपने आप फॉर्मेट हो जाता है, मैं धीरे धीरे बताता जाऊंगा कि क्या होते हैं। मैंने बी में बोल्ड लिखा, मतलब बोल्ड कर दिया, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन, और एस फॉर स्ट्राइक, और कंट्रोल एस। ये देखो आपको 4 5 आउटपुट दिख रहे हैं और सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस किसके थ्रू आ रहा है, टेक्स्ट के थ्रू आ रहा है। याद रखना आपने अपनी एक वेबसाइट बना ली है छोटी सी, अब वो किसी काम की है या नहीं बाद की बात है, बट वेबसाइट बन चुकी है। वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन है वेब फॉर्म, उसका एक फॉर्म हमने बनाया है, और उस फॉर्म के अंदर हमने के लिए 4 या 5 टैग्स का यूज किया हुआ है। कौन कौन से टैग्स है, पहला डायरेक्टली लिखा है, फिर उसके बाद हमने बोल्ड यूज किया, इटैलिक यूज किया, अंडरलाइन यूज किया, और स्ट्राइक थ्रू। तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन से समझ में आ रहे होंगे आपको। स्ट्राइक थ्रू का मतलब जो आपका टेक्स्ट है उसके बीच में से एक लाइन जा रही है, तो बोलते हैं स्ट्राइक। क्लियर, तो आप चाहो तो इस प्रोग्राम को नोट कर लो, अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो है ही, आपके संग में वो मैं शेयर कर दूंगा। और अगर फोटो लेना हो तो फोटो आपके ऊपर है। इसके ये जितने भी टैग्स हैं, किसका क्या यूज है क्या नहीं है, इन सबके नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, तो आराम से आप उसको पढ़ सकते हो। और कोड ये रही, रिकॉर्डिंग आपके साथ में, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी बहुत। 2 दिन के अंदर हम एक छोटा सा रिज्यूम बना, एमएस वर्ड पर रिज्यूम सबने बनाया होगा, देखा होगा। वो रिज्यूम हम 2 दिन में तैयार कर लेंगे वेबसाइट पे। पहला हमारा टारगेट क्या है कि सिर्फ एचटीएमएल के थ्रू हम एक छोटा सा वेब एप्लीकेशन या वेब फॉर्म डिजाइन करें, किसका, हमारे रिज्यूम।
याद रखना, अभी सिर्फ एक स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा, वो सुंदर नहीं होगा। सुंदर से होगा जब हम 2 4 5 दिन बाद CSS शुरू करेंगे। और जब लिंक्स होती है, यहाँ क्लिक करो तो ये आता है, यहाँ क्लिक करो तो ये आता है, वो कैसे आएगा? जब हम उसके और आगे जाएंगे, जावास्क्रिप्ट और फंक्शनलिटीज वगैरह की बात करेंगे तब। ठीक है, तब। अब आप में से किस किस को क्या क्या डाउट है वो पूछ लो, और अगर नहीं है तो फिर अभी और टाइम है, हम थोड़ा सा और आगे देख सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब मेन टैग के अंदर है ना, जैसे घर की दीवार बनाओगे उसके अंदर कमरे की बनेगी ना, तो मेन स्ट्रक्चर कहाँ से शुरू हो रहा है? बॉडी से। हाँ, अंदर, उसके अंदर जाते जा रहे हो ना। नहीं, बॉडी तो प्री डिफाइंड टैग है ना, जो बॉडी है। हाँ, BR से लाइन चेंज हुई। हर एक टैग का एक मीनिंग है। बॉडी का मतलब एक स्ट्रक्चर बन गया, अब उसके अंदर आपको क्या क्या यूज करना है आप करते हो। हेड से उसका एक सेक्शन बन गया, जहां हेड से रिलेटेड जो फंक्शनलिटीज होगी वो वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। याद रखना, ये केस सेंसिटिव नहीं है, मैंने बता दिया, इनसेंसिटिव है। एक दूसरा, एरर फ्री लैंग्वेज है, अगर इसमें छोटी मोटी गलती हम कर भी दें तो भी वो एडजस्ट कर लेगा, लेकिन CSS और जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर ये HTML हटा दूं या ये पूरे ही हटा दूं तो भी ये काम करेगा, बट इसके साइड इफेक्ट्स आगे मिलना शुरू हो जाएंगे, अभी तो चल जाएगा, ये दौड़ेगा। ठीक है, डिफरेंस आ गया। कैसे मालूम? टाइटल गायब हो गया तो टाइटल नहीं है, तो पता, यानी कि टाइटल कंपलसरी नहीं है, यानी कि हेड कंपलसरी नहीं है, यानी कि HTML कंपलसरी नहीं है अभी के लिए, बट साइड इफेक्ट्स इसके आगे समझ में आएंगे जब हमारी एप्लीकेशन बड़ी होगी। तो फ्रॉम डे वन हम जो स्टैंडर्ड जितने भी सिंटेक्स होते हैं सारे सिंटेक्स का यूज करें। टैग मतलब आगे किसी के नहीं, आपको लाइन कहाँ ब्रेक करनी है? आपको कितनी बार लाइन चेंज करनी है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लाइन चेंज करना, एक बार, एक बार। अब वो आपके ऊपर है कि आपको कितनी बार बदलना है, आपके ऊपर है कि आपको लाइन चेंज कहाँ करनी है ना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लाइन चेंज करनी है हेलो और HTML के बीच में, अभी तो पूरा हेलो HTML के बाद लाइन चेंज हो रही है। अब मुझे कहाँ चेंज करनी है? हेलो और HTML के बीच में, वो भी एक बार नहीं करनी, 3 4 बार करनी है। आगे यहाँ पर इस टैग का मीनिंग क्या है वो हमने बात करी है, अब लगाना कहाँ है, कितनी बार है, वो आपको बेस स्ट्रक्चर जरूर होता है, वो हम बताएंगे, बट उसको यूज कितनी बार और कहाँ करना है ये आपकी रिक्वायरमेंट है ना। तो मेरे हिसाब से क्लियर होगा ये। एक छोटा सा टैग और देख लेते हैं, ये हटा दो। देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ बॉडी लगाया हुआ मैंने लगाया सब स्क्रिप्ट SUP। क्या मतलब है देखो, A2 क्या मतलब होगा भी समझ में आ जाएगा। कंट्रोल S, A2 सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे की टाइप। अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं या केमिस्ट्री की इक्वेशन लिखते हैं तो ऐसे सफिक्स और प्रीफिक्स होता है कि नहीं होता? ये देखो मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया, ठीक है A2। अब केमिस्ट्री इक्वेशन H2O, तो वो अपने आप कहाँ पहुंच गया? अच्छा, मैंने चेंज नहीं किया। H2O के लिए ठीक है, ऊपर के लिए करना तो भी करते हैं, तो A2 लिख दो, H2O लिख दो, या कोई भी इक्वेशन लिख दो। अब मैं चाहता हूँ कि सुपर स्क्रिप्ट ऊपर की तरफ आ जाए, तो BR लगा दिया, ये तो सेम लाइन में आता। अब मैंने क्या किया, ए नहीं, सब स्क्रिप्ट नीचे के लिए, ऊपर के लिए क्या है? सुपर स्क्रिप्ट A2 यानी कि A। तो आज आपने 7 8 टैग सीख लिए, कौन कौन से? HTML, बॉडी, हेड, टाइटल, BR, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, B मतलब बोल्ड, I मतलब इटैलिक, U मतलब अंडरलाइन, और S मतलब स्ट्राइक। ठीक है, तो बहुत बेसिक चीजें करिए। कल इसको और आगे कंटिन्यू करते हो, थोड़ा सा एडवांस लेवल पर लिखेंगे।
ये प्रैक्टिस आपको आज के आज ही करनी है, ठीक है? जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे काम नहीं बनेगा। तो रिकॉर्डिंग अभी इसकी हो रही है, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को, और जितने भी लोगों को रिकॉर्डिंग चाहिए होगी वो मुझे पिंग कर दें, क्योंकि अभी ग्रुप नहीं बनाए तो इंडिविजुअल भेजनी पड़ेगी, तो उसके अंदर मैं सारी की सारी रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूँ, ठीक है? आज तो आप मुझसे इंडिविजुअल मांग लो और ग्रुप में एक आध दिन में बना दो, फिर ग्रुप पर डाल। प्लस ये रिकॉर्डिंग्स आप डाउनलोड करके सेव करके रखें। अगर आपने डाउनलोड नहीं करी तो 7 दिन में सर्वर पर रखेंगे हम, 7 दिन में गायब हो जाएगी। डाउनलोड करके मोबाइल पे लैपटॉप पे रख लो, जिंदगी भर चलेगी, जब तक आप लैपटॉप या मोबाइल को फॉर्मेट ना कर दे खुद से डिलीट। जैसे आप डे 1 का भूल गए, डे 1 तो सिंपल था, डे 20 का भूल गए क्या हुआ था, आ नहीं पाए, तो रिकॉर्डिंग का ये बेनिफिट होगा, सारा का सारा आपका रिकॉल हो जाएगा, रिवाइज। अगर कोई कोड में एरर आ रही है करते समय, तो पीछे जा जाके आप उसको देख लोगे कि हाँ ये गलती कर दी, या इसका ये मीनिंग था मैं भूल गया क्या है, तो आप बैक किया, सुबह के पर देखना सही में नहीं आ रहा, बैक करा और आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करें, ठीक है? 1 मिनट में मैं इसको स्टॉप कर दूं तो रिकॉर्डिंग बन जाएगी।